तो आज की इस वीडियो में हम मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य काल के बाद जिन शासकों ने राज किया उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने मौर्य साम्राज्य तक पढ़ा दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। मैंने प्रागैतिहासिक काल से लेकर मौर्य काल तक पढ़ा दिया है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। आज हम मौर्य काल के बाद जिन राजवंशों ने शासन किया उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पूरी थ्योरी को कवर करेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको पीछे की थोड़ी कहानी बता देता हूं, ताकि अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी तो आपको ये वीडियो समझ में आए। तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि ऐतिहासिक प्रमाणों से हमें पता चला है कि उस समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध महाजनपद, और मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। मैंने आपको ट्रिक से बताया था, हसीन माशूक 7, ये इसकी ट्रिक थी। सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया था, फिर शिशुनाग वंश ने, उसके बाद नंद वंश ने, नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने। तो मौर्य वंश तक हमने पढ़ लिया था। बचे 3 वंश, शुंग वंश, कन्नव वंश और सातवाहन वंश। इसके बारे में आज की वीडियो में हम देखेंगे। किनके बारे में? शुंग वंश के बारे में, कन्नव वंश के बारे में और सातवाहन वंश के बारे में। मौर्य वंश तक हमने पढ़ लिया था, तो इसी को कहा गया मौर्योत्तर काल, क्योंकि जो मौर्य के बाद का काल है उसे मौर्योत्तर काल कहा गया। तो शुंग वंश, कन्नव वंश और सातवाहन वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मौर्य साम्राज्य का अंत होने के बाद अब मगध की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न होने लगी थी, क्योंकि जब मौर्य वंश का शासन था तो पूरा अखंड भारत, पूरे भारत पर मौर्य साम्राज्य का शासन था। पूरा आप देख रहे हैं मैप में, यहाँ तक पूरा मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। पर मौर्य साम्राज्य के अंत होने के बाद अब मगध की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न होने लगी और भारत के उत्तरी पश्चिमी तट पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके अपने स्थानों पर अलग अलग राज्य की स्थापना करने लगे। और दक्षिण भारत में भी देखा गया कि अनेक सामंतों ने अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। तो जो पूरा अखंड भारत मौर्य साम्राज्य के अंडर था, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो अलग अलग स्वतंत्र राज्य बनने लगे और उत्तर पश्चिमी भाग में भी विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके वहां पर भी उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। तो आप देख रहे हैं पहले ये पूरा मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था इस मैप में, और ये मैप है जो मौर्य साम्राज्य के बाद दूसरा वंश आया, हम पढ़ेंगे जिसके बारे में, शुंग वंश। तो शुंग वंश का विस्तार केवल इतनी ही जगह पर था, इनका शासन इतनी ही जगह पर था। तो जो मौर्य साम्राज्य था उसने पूरे अखंड भारत पर राज्य किया था, पर बाद में जो शुंग वंश आया इसका आप देख ही रहे हैं कि शासन पूरा जो राज्य था कितना सिकुड़ गया। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे अब देखते हैं। तो शुंग वंश के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि मौर्य वंश के बाद 3 वंश आए, शुंग वंश, कन्नव वंश और सातवाहन वंश। तो सबसे पहले देखते हैं शुंग वंश। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। यह मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, उसका यह सेनापति था। तो इसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और उसके बाद मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना कर दी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और यह प्रथम ब्राह्मण राजवंश है जिसने मगध पर पहली बार प्रशासन किया। याद रखिएगा, जिस ब्राह्मण राजवंश ने मगध पर पहली बार शासन किया वो है शुंग वंश, याद रखिएगा। और इसने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। मौर्य साम्राज्य के समय राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, आज का पटना। पर इसने राजधानी किसको बनाया? विदिशा, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। और बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसने अपने शासनकाल में बहुत से बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवाया था। मौर्य साम्राज्य के समय में हमने देखा कि अशोक ने भी बुद्ध धर्म अपनाया था, उसके बाद बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। पर बाद में जब ये पुष्यमित्र शुंग आया तो इसे बौद्ध द्रोही कहा गया, क्योंकि इसने जो अशोक द्वारा बनाए गए स्तूप थे उनको खत्म करना शुरू कर दिया, उनको नष्ट करवाने लगा। इसीलिए इसे बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध द्रोही कहा गया है। किसे? पुष्यमित्र शुंग को। तो उसके बाद आगे देखते हैं। तो इतिहासकारों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की महानता को समझा और उसने उसके बाद में कई स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया। तो पहले तो जब ये राजा बना तो इसने जितने भी बौद्ध स्तूप थे उन्हें नष्ट करवाना शुरू कर दिया, पर अपने जीवन के अंतिम समय में इसने स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया। और इसका प्रमाण हमें कैसे पता चला? इसने मध्य प्रदेश के भरहुत स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया था, जो कि पहले लकड़ी का बना हुआ था, इसने इसे पत्थर का करवाया था। याद रखेगा, कौन सा स्तूप था? भरहुत स्तूप था, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ से हमें पता चला कि इसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में स्तूपों का पुनर्निर्माण भी करवाया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, जिसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि। याद रखिएगा, ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, पतंजलि। हाँ, तो आपने इनका बहुत नाम सुना होगा। तो ये इनके पुरोहित थे और पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और इसके समय में बहुत सी रचनाएं हुई जो कि आपसे पूछी जाती हैं। तो बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना भी पुष्यमित्र शुंग के समय हुई, और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा और मनु ने मनुस्मृति लिखा। तो ये सभी रचनाएं पुष्यमित्र शुंग के समय हुई थी। तो आपसे क्या पूछा जाता है कि महाभाष्य किसकी रचना है? तो पतंजलि की रचना है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। मनुस्मृति किसने लिखी है? मनु ने लिखी है। और जातक ग्रंथ किससे संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और इसी के समय 2 यवन यानी कि 2 यूनानी आक्रमण भी हुए। हमें विदेशी आक्रमण देखने को भी मिले। किसके समय? पुष्यमित्र शुंग के समय। तो कौन कौन से 2 विदेशी आक्रमण हुए? पहला आक्रमण का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया। किसने? डेमेट्रियस ने, एक यूनानी था। दूसरे आक्रमण का नेतृत्व भी एक यूनानी मिनांडर ने किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद कहा गया है।
तो मौर्योत्तर काल में जितने आक्रमण हुए मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि बीच में बताऊंगा तो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। मौर्य काल से पहले जो आक्रमण हुए थे उस पर भी मैंने अलग से वीडियो बना दी थी, आपने देखी होगी। उसी तरह जो मौर्य काल के बाद में हुए ना आक्रमण, उन पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। उसमें मैं क्रम से बता दूंगा कि किसने किसने आक्रमण किया। अगर मैं बीच में बताऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि पुष्यमित्र शुंग के समय दो यूनानी आक्रमण हुए। पहला आक्रमण डेमेट्रियस ने किया और दूसरा आक्रमण मिनांडर ने किया, पर ये दोनों ही पराजित हुए, मतलब कि पुष्यमित्र शुंग ने इन दोनों को हरा दिया। तो उसके बाद आगे देखते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग ने दोनों को, डेमेट्रियस को और मिनांडर को, दोनों को हरा दिया। पर जो मिनांडर था इसने बौद्ध भिक्षुक नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस यूनानी आक्रमणकारी ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो किसने अपना लिया था? मिनांडर ने। और इसके गुरु कौन थे? तो नागसेन। नागसेन से इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। तो दोनों यूनानी आक्रमणकारियों को हराने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? कलिंग पर आक्रमण कर दिया। इसने सोचा कि मैं कलिंग पर विजय प्राप्त कर लूंगा, पर कलिंग नरेश खारवेल ने इसे युद्ध में हरा दिया। याद रखिएगा, उस समय कलिंग के नरेश कौन थे? खारवेल थे। पहले मौर्य काल में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और जीत लिया था। उसके बाद जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो कलिंग भी एक स्वतंत्र राज्य बन गया। पर जब शुंग वंश ने इस पर आक्रमण किया तो कलिंग नरेश खारवेल ने युद्ध में हरा दिया। किसको? पुष्यमित्र शुंग को। याद रखिएगा। और पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र इसका उत्तराधिकारी बना। और अग्निमित्र से क्या पूछा जाता है? तो अग्निमित्र से एक ही प्रश्न बनता है, वो भी इसके लव स्टोरी पर। तो कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम में विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालव देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। तो अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा किसमें है? मालविका अग्निमित्रम में। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। और मालविका अग्निमित्रम जैसा कि आप पढ़ ही रहे हैं, मालविका और अग्निमित्रम। तो मालविका राजकुमारी और अग्निमित्र राजा, इन दोनों के प्रेम प्रसंग की चर्चा है मालविका अग्निमित्रम में। और इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? देवभूति, जिसकी हत्या उसी के मंत्री वासुदेव ने कर दी। और उसके बाद कण्व वंश की स्थापना हुई। तो शुंग वंश की स्थापना कैसे हुई थी? तो शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग, जो कि सेनापति था वृहद्रथ का, उसने हत्या कर दी। उसके बाद शुंग वंश आया। फिर शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति, इसके भी सेनापति वासुदेव ने इसकी हत्या कर दी और कण्व वंश की स्थापना हुई। तब हम कण्व वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं कण्व वंश। तो कण्व वंश ने ऐसे कुछ खास काम नहीं किए जो कि आपको इतिहास में पढ़ाए जाएं। तो इनसे ज्यादा प्रश्न नहीं बनते। बस इससे आप याद रख लेना कि इसके संस्थापक कौन थे और अंतिम शासक कौन थे। तो जिस प्रकार अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या करके उसके मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, उसी प्रकार वासुदेव ने अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। तो कण्व वंश के संस्थापक कौन बने? वसुदेव। ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो वसुदेव थे। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा था, जिसकी हत्या फिर उसके मंत्री सिमुक ने कर दी। और उसके बाद सातवाहन वंश की स्थापना हुई। तो ऐसे पहले होता था कि उन्हीं के मंत्री उनकी हत्या कर देते थे और उसके बाद अपना वंश चलाते थे। तो इसमें सुशर्मा की हत्या किसने कर दी? सिमुक ने कर दी। और कौन से वंश की स्थापना की? सातवाहन वंश की। तो कण्व वंश से दो ही प्रश्न बनते हैं। पहला कि इसके संस्थापक कौन थे? वसुदेव। और अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मा। तो हमने शुंग वंश और कण्व वंश के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं सातवाहन वंश के बारे में। तो आगे अब हम पढ़ते हैं सातवाहन वंश। हमने पीछे शुंग वंश और कण्व वंश के बारे में पढ़ लिया। हमने देखा ना कि कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या किसने कर दी? सिमुक ने। और उसके बाद सातवाहन वंश की शुरुआत हुई। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। प्रारंभ में यह वंश, यानी कि जो सातवाहन वंश था, प्रारंभ में ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में फैला हुआ था, किंतु शक वंश के राजाओं ने उन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा इन्हें। किन्हें? सातवाहन वंश के शासकों को। इसीलिए इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें महाराष्ट्र से कहां पर स्थानांतरित होना पड़ा? आंध्र प्रदेश में। इसीलिए इन्हें आंध्र सातवाहन कहा जाता है। तो सातवाहन की राजधानी कौन सी थी? तो महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी? प्रतिष्ठान। याद रखिएगा। तो सातवाहन वंश के समय भी अलग अलग स्वतंत्र राज्य बन चुके थे। पहले की तरह जो मौर्य साम्राज्य पूरे भारत में, अखंड भारत में फैला हुआ था, उस तरफ नहीं था। और सातवाहन वंश आप देख ही रहे हैं कि इस वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। और इसकी राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान थी। तो सिमुक की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्णा, जिसे कान्हा भी कहा जाता है, ये शासक बना। संस्थापक कौन था? सिमुक। पर जब सिमुक की मृत्यु हो गई तो उसके बाद शासक बना कृष्णा। और कान्हा के बाद इसका पुत्र शतकर्णी प्रथम शासक बना। इन दोनों शासकों ने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि मैं आपको पढ़ाऊं। हाँ, सिमुक ने क्या किया? सातवाहन वंश की स्थापना की। बस यही इंपॉर्टेंट है। कृष्णा या कान्हा ने कुछ ऐसा नहीं किया कि जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद इनका पुत्र शातकर्णी प्रथम शासक बना। इससे प्रश्न बनते हैं, वो हम देखते हैं। तो शातकर्णी प्रथम यह सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। शातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका का नाना घाट अभिलेख प्राप्त होता है। अभिलेख क्या है? आपको पता ही है कि पहले के राजा अभिलेख बनवाते थे ताकि उनके काम लोगों तक पहुंच सके, इसी से वो अपने संदेश भी लोगों तक पहुंचाते थे। तो नाना घाट अभिलेख से हमें शातकर्णी प्रथम की उपलब्धियां पता चली हैं। किससे? नाना घाट अभिलेख से। इंपॉर्टेंट है, अभिलेख याद रखिएगा। कौन सा है? नाना घाट अभिलेख। तो नाना घाट अभिलेख में शातकर्णी प्रथम को महान विजेता व महान शासक बताया गया है। और नाना घाट अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि शातकर्णी ने यज्ञ के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर भूमि दान देना शुरू कर दिया था। और भूमि दान का प्रथम अभिलेख का ये प्रमाण है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
आपसे ये पूछा गया है कि प्राचीन भारत में भूमि दान का प्रमाण कहाँ पर देखने को मिलता है, तो सबसे पहले नानाघाट अभिलेख में शतकर्णी प्रथम ने क्या किया था, भूमि दान देना शुरू कर दिया था। इसने जो ब्राह्मण यज्ञ करवाते थे ना, उसके बदले में मुद्रा के स्थान पर इसने भूमि दान देना शुरू कर दिया। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि जो सामंती व्यवस्था देखने को मिली वो भी यहीं से देखने को मिली। ये क्या करता था कि जो इसके सैनिक होते थे, जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे ना, उन्हें भी उनके वेतन की जगह पर भूमि दान कर देता था। जो जितना बड़ा अधिकारी उसे उतनी भूमि ये दे देता था, जिससे क्या होता था, उस भूमि का जो कर था वो भी उसी को मिलता था, जिसके बाद में वो भूमि हो जाती थी। तो इससे क्या हुआ, जो बड़े बड़े अधिकारी थे उन्हें तो बहुत सारी भूमि वेतन के तौर पर मिल गई और उनका उसे कर आने लगा। इससे क्या हुआ, बाद में वो सामंत बन गए और उन्होंने अपना ही अलग राज्य बना लिया। तो इनसे अलग होकर उन्होंने अपना ही एक साम्राज्य शुरू कर दिया, क्योंकि जब उनके पास इतनी जमीनें आ गई, वहां से टैक्स मिलने लगा, तो उन्होंने अपनी ही व्यवस्था शुरू कर दी। तो सामंती व्यवस्था कहां से देखने को मिलती है, तो सातवाहन वंश में हमें देखने को मिलती है। तो सामंती व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई, तो यही सातवाहन वंश से हुई। और किसने की, शातकर्णी प्रथम ने। इसी ने वेतन के स्थान पर भूमि दान करना शुरू किया था। तो उसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक है सातवाहन वंश का हाल। इसका नाम है हाल। तो सातवाहन वंश में हाल महानतम शासक था और यह एक बड़ा कवि तथा कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। ये बहुत ही बड़ा कवि था उस समय का। इसने गाथा सप्तशती नामक एक काव्य की रचना भी की थी। इसे इसने प्राकृत भाषा में लिखा था। तो ये पूछा गया है कि गाथा सप्तशती किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है, हाल की रचना है। सातवाहन वंश के शासक हाल की रचना है। उसके बाद हुआ गौतमी पुत्र शातकर्णी। यह सातवाहन वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक बना। कौन, गौतमी पुत्र शातकर्णी। तो इसके समय नासिक के शक शासक नहपान ने इस पर आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमी पुत्र शातकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। तो किसने आक्रमण किया था, नहपान ने इस पर आक्रमण किया था और इसने उसको हरा दिया। तो इसका प्रमाण हमें कहां से मिलता है, तो नासिक में जोगल थंबी से चांदी के लगभग 8000 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक तरफ नहपान तथा दूसरी तरफ गौतमी पुत्र शतकर्णी का नाम है। तो पहले तो हमें प्राचीन ग्रंथों से पता चला कि गौतमी पुत्र शतकर्णी ने नहपान को हराया था, पर इसके प्रमाण भी कैसे मिले, तो सिक्कों में देखने को मिले। तो सिक्कों में क्या दर्शाया गया था कि जो ये गौतमी पुत्र शतकर्णी था, ये तलवार लेकर खड़ा हुआ था और जो दूसरा शासक था यानी कि नहपान था, वो झुका हुआ था, जिससे ये पता चलता है कि उसकी हार हुई थी और इसकी जीत हुई थी। तो पहले तो हमें प्रमाण देखने को मिल गए ग्रंथों में। उसके बाद जब हमें नासिक के जोगल थंबी से ये सिक्के मिले, जिसमें दर्शाए गए चित्र से हमें पता चला है कि इसने नहपान को हराया था। उसके बाद अगला शासक हुआ यज्ञश्री शातकर्णी। तो यज्ञश्री शातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था और इसने शकों के विजित क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो इसी बीच में इसने क्या किया कि जो शक शासकों के द्वारा जीती गई जमीनें थी उस पर हमला करके इसने उसे जीत लिया। तो शक शासकों के विजित क्षेत्र पर भी इसने पुनः अधिकार कर लिया। तो यज्ञश्री शातकर्णी व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था। इसका पता हमें कैसे चला है, तो उसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं, जिससे उसकी जल यात्रा एवं व्यापार का पता चलता है। और उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात से प्राप्त हुए हैं। और यज्ञश्री की मृत्यु के बाद सातवाहनों का साम्राज्य विभाजित हो गया, जिसका मुख्य कारण विद्रोह यानी कि आंतरिक विद्रोह एवं केंद्रीय शासन की दुर्बलता थी। तो यहाँ पर सातवाहन वंश समाप्त होता है। तो सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी किए गए कुछ सिक्के देख लेते हैं। तो सातवाहन वंश के शासकों ने चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, पोटीन यानी कि घटिया चांदी के सिक्के, मतलब कि वो शुद्ध चांदी के सिक्के नहीं थे, घटिया चांदी के सिक्के थे, और सीसा के सिक्के इन्होंने चलाए थे। तो 4 प्रकार के सिक्के थे, चांदी के, तांबे के, पोटीन के और शीशे के सिक्के, जिसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सीसा के सिक्के। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सीसा के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए थे, तो सातवाहन वंश के द्वारा। इनकी शुरुआत भी दोनों की सा से हो रही है, सातवाहन वंश और सीसा, इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सीसा के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा चलवाए गए थे, सातवाहन वंश के द्वारा चलवाए गए थे। और सातवाहन वंश का जो समाज था ये मात्र सत्तात्मक था। यहाँ के नाम में पहले माता का नाम लिखा जाता है ना, जैसे कि हमने पीछे देखा गौतमी पुत्र शातकर्णी, यज्ञश्री शातकर्णी। तो यहाँ के जो शासक थे वो अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे। तो यहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, परंतु जो राजा होते थे वो केवल पुरुष ही होते थे। राजा केवल पुरुष बनते थे पर समाज मात्र सत्तात्मक था। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग ने। अगला प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। तो मौर्य साम्राज्य में यह किस पद पर आसीन था, तो यह सेनापति था। उसके बाद इसने अपने ही राजा की हत्या कर दी थी वृहद्रथ की और शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कन्नौ वंश के संस्थापक कौन थे। तो बताइए कन्नौ वंश के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन ए वसुदेव। अगला प्रश्न है कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी हुई थी। तो सर्वाधिक मुद्रा शीशे की बनी हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो बताइए सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए सिमुक। अगला प्रश्न है सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां पर शुरू किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। पहले इन्होंने अपना शासन महाराष्ट्र से शुरू किया, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश चले गए। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सातवाहन राज्य की राजधानी कहां पर थी। तो सातवाहन राज्य की राजधानी थी प्रतिष्ठान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। तो मैंने आपको बताया था कौन सा राजा था जो कवि था, तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी हाल। हाल की रचना थी गाथा सप्तशती। अगला प्रश्न है कि शुंग वंश के बाद
किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, कण्व वंश। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन था? तो बताइए, पतंजलि किसके समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो निम्नलिखित में से बताइए, कलिंग का महान शासक था तो खारवेल। हमने पीछे पढ़ा था ना, किसने पुष्यमित्र शुंग को हरा दिया था? तो खारवेल कहाँ का शासक था? कलिंग का शासक था। आज का आखिरी प्रश्न है कि अष्टाध्याय किसकी रचना है? तो बताइए, अष्टाध्याय किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट